अगर आप या आपके किसी नोन पर सीरियस क्रिमिनल केस जैसे आईपीसी 307 या फिर बीएनएस 109 जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होता है अगर लग जाए तो क्या होगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, बेल कैसे मिलेगी और कोर्ट की तारीख तक का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, और सबसे ज़रूरी बात अक्यूज्ड को कहाँ का फ़ायदा मिल सकता है। इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर समझेंगे बिना किसी कन्फ्यूज़न के। अगर किसी पर आईपीसी 307 लगता है तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। ये कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब बिना कोर्ट की परमिशन के बेल नहीं मिलेगी। एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस के पास ये चीज़ें होनी चाहिए। पहला, विक्टिम का स्टेटमेंट। दूसरा, मेडिकल रिपोर्ट, ये प्रूव करेगी कि इंजरी काफ़ी सीरियस थी कि नहीं। तीसरा, आई विटनेस के स्टेटमेंट्स। चौथा, क्राइम सीन का एविडेंस। अगर आप अक्यूज्ड हो तो पुलिस के सामने बिना लॉयर के कोई स्टेटमेंट मत दो, क्योंकि पुलिस जो भी लिखेगी वो कोर्ट में आपके अगेंस्ट जा सकता है। 307 लगने के बाद पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। अरेस्ट के बाद अक्यूज्ड को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। और ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना, सेक्शन 50 सीआरपीसी के तहत अरेस्ट के वक्त पुलिस को रीज़न बताना होगा। दूसरा, सेक्शन 41D सीआरपीसी के तहत आपको एक फ़ोन कॉल करने का राइट है। तीसरा, आप बिना लॉयर के स्टेटमेंट देने से मना भी कर सकते हैं। अगर पुलिस आपको ज़्यादा टाइम तक लॉकअप में रखना चाहती है तो उन्हें कोर्ट से पुलिस रिमांड लेना पड़ेगा, जो कि सीआरपीसी 167 के तहत लिया जाता है, वरना आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। क्योंकि आईपीसी 307 नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए बेल सिर्फ कोर्ट से मिलेगी, मजिस्ट्रेट से नहीं मिलेगी। बेल मिलने के लिए ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पहला, अक्यूज्ड की एज, अगर माइनर हो तो बेल मिलने के चांसेस हाई होते हैं। दूसरा, अगर इंजरी माइनर हो तो ये 307 से आईपीसी 324 यानी सिंपल हर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा, कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो बेल का स्ट्रॉन्ग चांस है। चौथा, मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पे केस वीक हो सकता है। बेल के लिए सेक्शन 439 सीआरपीसी के अंडर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर पुलिस को लगता है कि केस स्ट्रॉन्ग है तो वो सेक्शन 173 सीआरपीसी के अंडर चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट ट्रायल स्टार्ट करेगा। ट्रायल के स्टेजेस क्या क्या होते हैं? पहला होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, यहाँ जज डिसाइड करेगा कि 307 का चार्ज वैलिड है या नहीं। दूसरा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, विक्टिम और गवाह की गवाही होती है। तीसरा, डिफेंस एविडेंस, अक्यूज्ड अपनी तरफ से प्रूफ देता है। और चौथा और फाइनल आर्ग्यूमेंट होती है और जजमेंट आती है। अगर अक्यूज्ड को 307 में गिल्टी माना गया है तो 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। अगर आप अक्यूज्ड हो तो केस वीक करने के लिए ये पॉइंट काम आ सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में अगर सुपरफिशियल इंजरी लिखा है तो केस वीक हो सकता है। दूसरा, विक्टिम और अक्यूज्ड के बीच पुरानी दुश्मनी है तो केस बाइस्ड हो सकता है। तीसरा, सेल्फ डिफेंस प्रूव हो जाए तो सेक्शन 96 आईपीसी के अंडर पूरा केस भी खत्म हो सकता है। चौथा, अगर कोई इंडिपेंडेंट आई विटनेस नहीं है तो केस डाउटफुल हो सकता है। अगर ये पॉइंट्स प्रूव हो जाएं तो कोर्ट अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर केस डिसमिस भी कर सकता है। 307 का केस चलना लंबे समय तक कोर्ट हैरेसमेंट का रीजन बन सकता है। इससे बचने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें। बेल जल्दी फाइल करो, ज़्यादा देर तक कस्टडी में रहना अवॉइड करो, गवाहों को प्रिपेयर करो। वीक विटनेस होने से केस स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। अगर केस झूठा लगे तो आईपीसी 211 के अंडर कंप्लेंट फाइल करो। सीआरपीसी 482 के अंडर क्वैशिंग ऑफ एफआईआर का ऑप्शन यूज़ करो अगर केस वीक हो तो। अगर पुलिस ने बिना प्रॉपर एविडेंस के केस बनाया है तो हाई कोर्ट में जाकर एफआईआर कैंसिल भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा क्रिमिनल कोर्ट का प्रोसीजर आईपीसी 307 के केस में। पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट की तारीख तक का पूरा हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको और भी लीगल राइट्स जानने हैं तो कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए और वीडियो लाऊंगा।